हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपके सामने आज पुनः प्रश्न बैंक 2021-22 जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आप सभी लोगों को प्रदान किए गए हैं, उस कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का एक अन्य अध्याय के प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का जो खंड समकालीन भूगोल है उसके अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। बच्चों, जैसा कि आपको ब्लूप्रिंट में दिखाई पड़ रहा है, इस इकाई से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में इन्हीं 4 अंकों की तैयारी करवाऊंगा और इन्हीं के प्रश्नोत्तरों को मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, बिना समय व्यर्थ किए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए का प्रथम प्रश्न है, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक सीमा है उनसे अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त, दूसरा ऑप्शन है सुलभ, तीसरा ऑप्शन है सुभेद, चौथा ऑप्शन है स्थानिक। बच्चों, जानवरों की विविधता के आधार पर और वह किस स्थान पर पाए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जानवरों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जो जानवर आसानी से मिल जाते हैं उन्हें सुलभ की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि जो जानवर पर्यावरणीय असंतुलन के कारण उनकी संख्या में कमी देखी जा रही है वो संकटग्रस्त कहलाते हैं। इस प्रकार अलग अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति क्या कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त, दूसरा सुलभ, तीसरा सुभेद, चौथा स्थानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? स्थानिक होगा। मतलब प्राकृतिक सीमा से अलग स्थान में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सरिस्का बाग रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है। बच्चों, सरिस्का बाग रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह प्रश्न हमसे जानना चाह रहा है। पहला ऑप्शन राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश है, तीसरा ऑप्शन केरल है, चौथा ऑप्शन गुजरात है। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। बच्चों, संयुक्त वन प्रबंधन एक वनों के संरक्षण करने का तरीका है जिसमें सरकार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोग भी भागीदारी करते हैं। तो यह संयुक्त वन प्रबंधन का जो पहला प्रस्ताव है किस राज्य ने पारित किया था, यह प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो बच्चों, इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न हमसे पूछता है कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है ईंधन के लिए इनकी कटाई की जा रही है, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरित खेती के लिए, तीसरा ऑप्शन है आवास के लिए, चौथा ऑप्शन है उद्योगों के लिए। तो बच्चों, इसका मुख्य कारण जो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई हो रही है स्थानांतरित खेती है। अब स्थानांतरित खेती क्या होती है बच्चों? स्थानांतरित खेती में क्या होता है, जो घुमक्कड़ जनजातियाँ रहती हैं वो वहाँ पर एक फसल को उपजाती हैं, एक या दो फसल को, और उसके उपरांत वो अन्य जगह पर खेती करने के लिए चले जाती हैं, और जो पूर्व वाली जगह थी जहाँ वो खेती करते थे उससे वो छोड़कर अन्य स्थान में चले जाती हैं। इसे स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है, या इसे स्लेश एंड बर्न खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों, आपको मैंने इसके पूर्व में उल्लेखित जो वीडियो उसमें बताया था इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद में आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा सही विकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं और हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के क्रम में पहला प्रश्न है हिमालयन या एक खालिस्तान पौधा है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि हिमालयन या एक खालिस्तान पौधा है। तो ये कैसा पौधा है? हिमालयन या एक औषधि पौधा है जिसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों के निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों,
अगला रेगिस्तान है, भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत में है, तो यह कितने प्रतिशत में बच्चों? 12.2% में। कितने प्रतिशत में बच्चों? 12.2। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला रेगिस्तान हमसे पूछना चाह रहा है कि छोटे नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है? आधुनिक झारखंड का जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आएगा ना। छोटा नागपुर का क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ, तो मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता कौन है? बिरसा मुंडा, है ना। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ खालिस्तान और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा बच्चों? इसका सही उत्तर आ जाएगा महुआ। इसका सही उत्तर क्या आएगा कि छोटे नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने महुआ के पेड़ भी देखे होंगे। ठीक है बच्चों, अगले रेगिस्तान की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला रेगिस्तान हमसे पूछना चाह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में स्थित है। बच्चों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रीवा में स्थित है, जो कि सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको अभी तक तो मुझे लगता है कि ये उत्तर पता चल गया होगा, ये किस राज्य में स्थित है? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बच्चों, अगला रेगिस्तान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है। पश्चिम बंगाल में खालिस्तान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। बच्चों, बहुत सारे टाइगर रिजर्व के आसपास यदि खनन की गतिविधियां की जाती हैं तो उनमें संकट उत्पन्न हो जाता है। यही यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं? तो कौन सा ऐसा है बच्चों? ऐसा है बक्सा टाइगर रिजर्व। कौन सा है बच्चों? बक्सा टाइगर रिजर्व। बच्चों, यहाँ पे हमारे रेगिस्तान भी पूरा होता है, रेगिस्तान वाला प्रश्न। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सही जोड़ी मिलाने की। ठीक है, इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है सही तरीके से। ठीक है बच्चों, पहला क्या ऑप्शन है? पहला दिया गया है काला हिरण। तो बच्चों, काला हिरण का संबंध किससे है? तो काला हिरण का संबंध है गा वाले कॉलम से, है ना। मतलब जो दूसरा कॉलम से गा से, यानी काला हिरण कैसा है? संकटग्रस्त है। ठीक है बच्चों, अगला है एशियाई हाथी। तो अब एशियाई हाथी कैसा है बच्चों? उसकी स्थिति क्या है? मतलब एशियाई हाथी क्या है? एशियाई हाथी सुभेद है। कैसा है? एशियाई हाथी सुभेद है। काला हिरण संकटग्रस्त, एशियाई हाथी सुभेद। अंडमान जंगली सुअर कैसा है? अंडमानी जंगली सुअर कैसा है? स्थानिक है। मतलब वो कहाँ पे बस पाया जाता है? स्थानिक मतलब स्थान विशेष में पाए जाने वाले। तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, जहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने पहली सरकार का गठन किया था, वो वहाँ पे पाया जाता है अंडमान जंगली सुअर, जहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है बच्चों, अगला है हिमालयन भूरा भालू। तो हिमालयन भूरा भालू कैसा है बच्चों? वह दुर्लभ किस्म का है। कैसा है बच्चों? दुर्लभ। अगला है गुलाबी सिर वाले बतख। तो गुलाबी सिर वाली बतख कैसी है बच्चों? गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो लुप्त हो चुकी है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही जोड़ी समझ में आई गई होंगी, और आपको जो हम प्रश्न उत्तर बता रहे हैं उसे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी इन प्रश्नों के उत्तर सहित इन्हें पिन कर देंगे। तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आइडियल देव क्लासेस चैनल के, और वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके आप अपनी जो प्रश्नोत्तरी है उसमें बाकायदा उनसे देखकर अपने आंसर लिख सकते हैं और इन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड करना ना भूलना, चाहे वो सही मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हो या प्रश्नोत्तर हो। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें सत्य और असत्य के बारे में जानने के बारे में पूछ रहा है। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला प्रश्न है सत्य असत्य का, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यह हम जानना चाह रहा है कि क्या जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, वनों पर निर्भर करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। हाँ बच्चों, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? वन जो जीव जंतु हैं, जैसे शेर हो गया, मोर हो गया, भालू हो गया, किसी भी उनका जो अवैध शिकार किया जाता था उस पर रोकथाम लगाना और उनका संरक्षण करना था। यह भी सत्य होगा। ठीक है बच्चों, अगला सत्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। तो बच्चों, यह बात भी सही है, जो पेरियार बाघ रिजर्व है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल कहाँ पर है? केरल हमारे सबसे जो दक्षिण है, यदि हम भारत के नक्शे में सबसे दक्षिण के राज्य को देखेंगे तो वो हमें केरल और तमिलनाडु के रूप में दिखलाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगले सत्य की तरफ बढ़ते हैं, जो पूछ रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। बच्चों, सुंदरवन एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, और यह किस राज्य में स्थित है बच्चों? हाँ बच्चों, ठीक समझा आपने, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों, अगले सत्य की तरफ बढ़ते हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। हाँ बच्चों, जो आरक्षित वन होते हैं उन्हें सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि वहाँ पे साल, सागौन इन सब के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह कथन सत्य है। बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर की बात पूछ रहा है हमसे, मतलब हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। बच्चों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला जो स्तनधारी प्राणी है वह तेंदुआ होता है। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेंदुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। तो बताओ बच्चों, हमारा जो जल हमारे राष्ट्र के भीतर पाया जाता है, चाहे वो तालाबों में पाया जाए, नदियों में पाया जाए, तो उसका कितना प्रतिशत जो मतलब कितना प्रतिशत जो जल है प्रदूषित है। तो बच्चों 70% ऐसा जल है जो प्रदूषित हो चुका है, चाहे वह फैक्ट्रियों से निकले हुए अपशिष्ट हों या फिर हमारे द्वारा जो कपड़े वपड़े धुले जाते हैं उन्हें नालियों में फेंक देना या फिर कचरे के कारण। ठीक है बच्चों, तो भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, 70%। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, स्लेश और बर्न किससे संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको सही विकल्प करते समय बताया था कि स्लेश और बर्न किससे संबंधित है, स्थानांतरित कृषि करने से। और यह कृषि कहाँ पे की जाती है, अधिकतर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में की जाती है, जिसमें घुमंतु जनजाति एक स्थान विशेष में एक या दो फसल उपजाने के उपरांत उसे जला देते हैं और वो अगले स्थान की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो फिर से नई कृषि करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है। तो इसका सही उत्तर है जो विकासशील देश हैं। विकासशील देश के अंतर्गत कौन से ऐसे देश आ जाएंगे, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, जो अभी विकास की संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब वो अभी मतलब उनके यहाँ पे बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे वह जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र से निकलकर औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में मूव कर रही है। तो ऐसे देश अपने पर्यावरण विनाश के लिए मुख्य दोषी किसे मानते हैं, औद्योगिकरण को। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि टिहरी में किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। बच्चों टिहरी एक स्थान है जहाँ पर वृक्षों को बचाने के लिए किसानों के द्वारा एक बहुत ही फेमस आंदोलन किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, वो वृक्षों से जाकर चिपक गए थे, है ना। तो टिहरी कहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है बच्चों, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। और इस आंदोलन का नाम क्या था, चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व मतलब गौरा देवी ने किया था और ये कहीं ना कहीं इससे सुंदरलाल बहुगुणा जी भी जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ में से जो मैं आपको 8 प्रश्न बता रहा हूँ, इनमें से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। आप इन 8 प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और इनके उत्तर भी याद कर लीजिएगा। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यह उत्तरों को हमने स्वयं से तैयार करके मतलब पुस्तकों के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इन उत्तरों को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम अभी आपको प्रश्न बताएंगे और उन्हें हम मौखिक रूप से बताएंगे, लेकिन यदि आपको लिखित रूप से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिखित उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों, जैव विविधता किसे कहते हैं। बच्चों यदि हम बात करें जैव विविधता की, जैव विविधता से तात्पर्य ऐसी विविधता जिसके अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, मनुष्य की अनेक जातियां व उपजातियां आ जाती हैं, उन्हें हम जैव विविधता के अंतर्गत मान सकते हैं। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे देश में जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है या म्यांमार के पास का क्षेत्र है, उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया गया है कि जो कुछ जीव जंतु हैं या कुछ जानवर हैं जो पर्यावरणीय अवनयन के कारण जिनकी उपस्थिति में कमी दर्ज की गई है, तो उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे संकटग्रस्त, सुभेद, स्थानिक, ये सब कुछ। तो यहाँ पे हमसे जानना चाहा है कि संकटग्रस्त जातियाँ से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों संकटग्रस्त जातियाँ से अभिप्राय ऐसी जातियों से है जिनकी जनसंख्या पर्यावरणीय अवक्रमण के कारण या पर्यावरणीय अवनयन के कारण बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और यदि हमने उनके संरक्षण के प्रति ध्यान नहीं दिया तो उनकी संख्या धीरे धीरे कर और भी कम हो जाएगी और वो लुप्त श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसी प्रजातियां संकटग्रस्त जातियों के रूप में जानी जाती हैं और इसके सबसे अच्छे उदाहरण काला हिरण और मगरमच्छ हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उत्तर समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 हमसे जानना चाह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है।
बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो शेर है उसे बचाने के लिए 1973 में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 52 हो गई है। ठीक है बच्चों, इस टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई और इसका मूल उद्देश्य क्या था? शेरों का संरक्षण करना। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि औगीकृत वन किसे कहते हैं? तो बच्चों वन जो मतलब हमारे देश में वन लगभग 33% भाग में पाए जाते हैं, तो उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे औगीकृत वन, आरक्षित वन, रक्षित वन, है ना। तो ऐसे वन जो आरक्षित व रक्षित वन में नहीं आते हैं, तो ऐसे सभी वन जो आरक्षित व रक्षित वन को छोड़कर पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत चाहे वो बंजर भूमि के अंतर्गत हो, या फिर वो सरकारी भूमि के अंतर्गत हो, या फिर वो समुदाय के अंतर्गत हो, या व्यक्तियों के अंतर्गत हो, तो ये सभी वन अवगीकृत वन के अंतर्गत आते हैं, है ना। मतलब जो आरक्षित और रक्षित वन में नहीं आते हैं वो अवगीकृत वन के अंतर्गत आते हैं, फिर चाहे इसमें स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर का हो या समुदाय के स्तर का। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वनों की कटाई की कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही बता देंगे, वनों की कटाई से क्या 2 परिणाम निकलते हैं। तो क्या 2 परिणाम निकलते हैं बच्चों? एक तो ये हो जाता है कि वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, और दूसरा यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इससे क्या होगा? मृदा अपरदन बढ़ेगा। तो पहला क्या हो गया? वर्षा की मात्रा में कमी, और दूसरा मृदा अपरदन में कमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 पूछ रहा है कि एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आता है? बच्चों यह प्रश्न बोल रहा है कि यदि हम एक ही प्रकार के वृक्षों को अधिक से अधिक लगाते हैं तो उससे क्या खतरा हो सकता है? यदि हम एक ही प्रकार के वृक्षों को लगाएंगे तो क्या होगा? जैव विविधता में कमी आएगी कि नहीं? एक एक वृक्ष रहेंगे तो इस जैव विविधता में कमी आएगी, और दूसरी बात क्या होगा? पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उस पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु या जानवर हैं उन्हें मतलब वो भी विलुप्त होने की कगार में आ जाएंगे। इससे क्या होगा? पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा। 2 पॉइंट क्या हो गए? पहला हो गया कि जैव विविधता में कमी आएगी, और दूसरा क्या हो गया? पर्यावरणीय अवनयन होगा या पर्यावरणीय असंतुलन बिगड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि IUCN का अर्थ बताइए। तो बच्चों IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ है, अर्थ है ना। यदि मैं बात करूँ इंग्लिश में तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना बच्चों 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड एक बहुत ही फेमस स्थान है, जिसे आपने यशराज जो मूवीज़ बनती हैं शाहरुख खान की, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वहाँ पे इन पिक्चरों की बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और उसी स्विट्जरलैंड का एक स्थान है ग्लेन, वहाँ पर इसका मुख्यालय, इसका मुख्य काम मतलब प्रकृति का संरक्षण करना है। ठीक है बच्चों, तो IUCN का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेन नामक स्थान में है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी दे देंगे कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारण कौन कौन से? पहला है वनों की कटाई, दूसरा जंगली जानवरों का अवैध शिकार, तीसरा है अवैध खनन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे मतलब इस वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो चैनल है आइडियो क्लासेस उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, ताकि वह भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कोविड से बच के रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।